पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, नॉट इन एडवांस, ओनली फॉर मेंस एंड बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहली बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझते हैं आप, एक कॉइल का करंट दूसरे में क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है चेंज होके, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूज क्या है इसका, यूज दो तरह से होता है, अभी देखेंगे हम। एक ये लो वोल्टेज को हाई एसी में भी कन्वर्ट करता है और हाई एसी को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है, दोनों तरह का यूज है और यही यूज है इसका मेनली ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही बोर्ड में लिखना है, मैंने पूरा लिख दिया है, दो बार भी पढ़ लिया तो पूरा छाप देंगे ऐसे कैसे आप। ठीक है ना, इसकी वर्किंग आती है, स्ट्रक्चर आता है, प्रिंसिपल आता है, यूज आता है। तो प्रिंसिपल और यूज मैंने पहले बता दी। स्ट्रक्चर देखिए अब क्या होती है ट्रांसफार्मर की, स्ट्रक्चर समझेंगे ट्रांसफार्मर की। इसमें एक कोर होता है, ये हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे, तो ये कोर मान लीजिए किसका है, सॉफ्ट आयरन का जनरली हम रखते हैं। ठीक है, ये जो कोर है आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रखने का फायदा ये है कि सब जगह हमेशा फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म मान सकते हैं इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल करंट से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जितना भी हुआ, फेरोमैग्नेटिज्म की वजह से अंदर फील्ड बढ़ जाता है, आपको पता है। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ता है कि सब जगह आप इसमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। इस कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, कोर में। ठीक है, एक कॉइल यहाँ पर रैप की गई है जिसमें आप सोर्स लगाएंगे, जिसका वोल्टेज आपको बढ़ाना है या घटाना है। तो जिसमें आपने सोर्स लगाया, ये सब लिखा हुआ है बेटा एकदम, स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, डायग्राम बना देना है। पहला पॉइंट यही है, टू कॉइल्स आर बाउंड सेपरेटली ऑन लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर आपको दोनों कॉइल को रैप कर देते हैं, एक में सोर्स लगाते हैं, दूसरे में रेजिस्टेंस लगाएंगे। जिसमें रेजिस्टेंस होगा वो सेकेंडरी होगा। अभी ये कुछ ऐसा पढ़िए कि याद रहे आपको हमेशा। ठीक है, और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें आप क्या लगाएंगे, जिस वो वोल्टेज सोर्स लगेगा जिसका वोल्टेज आपको बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर का यही है कि कॉइल इन विच द सोर्स इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। तो एक कॉइल जिसमें आप सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने बोला आपको वो क्या है, यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है आपने इसमें, तो ये प्राइमरी कॉइल है। इधर आपने लोड लगाओगे जिसमें आपको करंट चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो आपका सेकेंडरी कॉइल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकेंडरी इज जनरेटेड। तो मेन इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ यूज होता है वो यहीं पे स्ट्रक्चर में लिख देंगे आप, कि यहाँ पर जो भी आप ये करंट चेंज करोगे तो उसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि फिर आगे के सर्किट में करंट जो भी आपको चाहिए जहाँ भी वो ड्राइव करेगा उसको। ठीक है ना, तो इस करंट में, इस प्राइमरी कॉइल में, इसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरी में करंट चलने लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा सब जगह, इसमें करंट चेंज करोगे तो इस कोर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो बोर्ड में ऐसे लिखना भी, मैं आपको एससीवी में एक डायग्राम है उसको समझ में आ जाए तो भी समझा दूंगा, बट बोर्ड में आपको बिल्कुल इसी तरह से चलना है। पहले आपको वर्किंग बता देनी है, स्ट्रक्चर बता देनी है, प्राइमरी सेकेंडरी, और वर्किंग में क्या लिखना है देखिए। और इसी तरह से वर्किंग का डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे ही करना, और किसी मेथड से नहीं करना है। जो मैं आपको एससी में बताऊंगा बोर्ड वाले को समझाने की कोशिश नहीं करनी, कोई फायदा नहीं, नंबर और कट सकते। ठीक है, उसको वही चाहिए जितना एनसीईआरटी ने बता रखा है। ठीक है, तो देखो वर्किंग में क्या लिखोगे, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई1 इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी विच प्रोड्यूसेस आई1 इन द प्राइमरी एंड आई2 इन द सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ आएगा, आपने सोर्स लगा रखा है तो आई1 प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से जो ईएमएफ ई2 प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी में आई टू प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फील्ड बी प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज लार्ज एज कंपेयर टू द फील्ड ड्यू टू द करेंट्स इन द कॉइल। ये कहानी लिख दोगे, ये बात अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, ये बात भी अगर आपने मेंशन कर दी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, यूनिफॉर्म फील्ड की है। तो वी अज्यूम दैट फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एवरीवेयर इन द कोर, हेंस फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज सेम फॉर प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी। ये बात समझिए, जब हमने ये मान लिया है इसमें कि सब जगह फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है स्कोर का। तो एक सिंगल टर्न से किसी भी कॉइल के, वो तो फ्लक्स बी इंटू ए रहेगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा सिंगल टर्न से फ्लक्स। ठीक है ना,
So we assume that field is constant in the magnitude everywhere in the core, hence flux through each turn is same for primary as well as secondary. तो इसलिए हर कॉइल के हर टर्न से जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ईच टर्न से जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दूसरा दो मेजर एज्यूम्शन या कुछ भी कह लीजिए आप, बिल्कुल माने हमने कि इसमें फील्ड एक तो कोर में यूनिफॉर्म रहता है, और दूसरा है प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने नेग्लिजिबल मान के इसको मेनली इंडक्टिव कॉइल बोला गया। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में मेनली क्या है, इंडक्टिव कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उसी बेसिस पर नाउ नेग्लेक्टिंग इन द रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी कॉइल, तो सोर्स है एक इंडक्टर लग रहा है एक तरीके से, और आपने E1 लगाया तो आप KVL लिखिए इसमें, VA इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस E, इसमें कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर d∅dt है तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस एन d∅dt, ये इसका EMF होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके, क्योंकि इस करंट की वजह से ही पैदा हो रहा है। माइनस N1 d∅dt, d∅dt कॉन्स्टेंट है, प्राइमरी का बोलो या सेकेंडरी का बोलो, क्योंकि वो एक सिंगल टर्न से फ्लक्स सेम होता है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, क्लियर है यहाँ पे। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, N2 क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये ध्यान से सुनेंगे बेटा, तभी छाप पाएंगे बोर्ड पे, तभी मेंस का प्रॉब्लम कर पाएंगे। ठीक है, मैंने दो बिग अजम्पशंस लिए हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है ना, उससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। एक तो आपका फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है कोर में, और आपने जो प्राइमरी कॉइल है इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लिया, तो E1 इसलिए क्या आ जाएगा आपका, N1 d∅dt आ जाएगा। बिल्कुल पूछेगा बेटा, निकालने को बोलता है, एक एक टर्म बहुत ही सिंपल है, समझेंगे तो कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो फ्रॉम फेराडेज लॉ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, अब आपको पता है EMF कॉइल में माइनस d∅dt होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट आपका लूप है उसमें आप इंड्यूस EMF लिख रहे हो, तो E2 क्या लिखोगे, माइनस N2 d∅dt, ये तो लिख दो। किसी भी लूप में फेराडेज का सेकंड लॉ क्या, माइनस d∅dt, तो एक का d∅dt है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कितने कितने हैं, N2 सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न है। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, E1 होता है N1 d∅dt, E2 होता है माइनस N2 d∅dt। तो आप 1 और 2 से आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, प्राइमरी का आपने रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना है, सेकेंडरी का आपने इंडक्टेंस नेग्लिजिबल माना है। ठीक है, तो सेकेंडरी में भी इसलिए E2 डायरेक्टली माइनस N2 d∅dt लिख दिया गया। तो फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या लिखा, E1/N1 इक्वल्स टू d∅dt को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से ये आपको निकल के आता है, ये डिराइव करने को बोलता है ट्रांसफार्मर की वर्किंग में। नहीं भी करता है तो वर्किंग में लिखोगे क्या, ये लिख के आना, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो E2 इक्वल टू माइनस N2/N1 इंटू E1। देख रहे हो आप, तो इसमें N2 अगर ज़्यादा होंगे तो E2 ज़्यादा हो जाएगा। वो बताता हूँ अभी आपको, पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इन दो इक्वेशंस में, प्राइमरी और सेकेंडरी की ये दो इक्वेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में, पहले यहाँ तक की कहानी बताइए। ये अगर आपके क्लियर है, E2 इक्वल टू, यहाँ तक बेटा बोर्ड में करना है आपको बेसिकली, ये पूरा वर्किंग में स्ट्रक्चर में ये सब आता है। ठीक है ना, मैं कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ आपको, पहले यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन। ये दोनों ऐसी कैसे छापनी है, प्राइमरी में आपने रेजिस्टेंस हटा दिया तो I/R टर्म मैंने कहीं नहीं लिखा है इसमें, नहीं तो I/R भी लिखना पड़ता ना, फिर ये कैसे है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका एकदम नेग्लिजिबल मान के प्योरली इंडक्टिव कॉइल लिख दी, और इसमें मैंने सेकेंडरी में इंडक्टेंस हटा दी। ठीक है, तो इसलिए कोई रिवर्स में बैटरी प्रोड्यूस नहीं है, सीधा जो बैटरी लगेगी कितनी लगेगी, इसकी वजह से जो EMF चेंज हो रहा है, तो माइनस N2 d∅dt, एक सिंगल टर्न में उसके चेंज कितना है, d∅dt नंबर ऑफ टर्न्स N2, तो सेकेंडरी कॉइल से रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF कितना हो जाएगा, माइनस d∅dt, तो ये हो गया N2 की वजह से माइनस N2 d∅dt, दोनों का d∅, अब यहाँ पर ये भी आता है माइनस साइन क्यों लिखते हैं, इसको भी लिख दो, नेगेटिव साइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, ये कहीं लिख भी दिया होगा, यहाँ लिखा है। E2 आ गया आपका माइनस N1 तो नेगेटिव साइन शोज बोथ E1 एंड E2 हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इस तरह का इनपुट होता है तो आउटपुट को आप ऐसे उल्टा बना लो, ये होता है। अगर ये E1 है तो E2 आपका इस तरह से होगा, तो 180 फेज डिफरेंस होता है इनके बीच।
दिस विल बी कॉल्ड, अब देखो आपका मान लो N2 ज़्यादा है N1 से, तो आप देखो आपका E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है ना, ये वहाँ पे यूज़ होता है पावर स्टेशन। ठीक है ना, पावर स्टेशन पर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पे हम भेजते हैं करंट को। ठीक है ना, करंट को हम हाई वोल्टेज पर भेजते हैं, फिर यहाँ पर हम उतना वोल्टेज थोड़ी नहीं यूज़ कर सकते, तो घरों के पास हमारे स्टेप डाउन रहते हैं, नियर होम। नियर होम कौन से रहते हैं आपके, स्टेप डाउन रहते हैं, 220 वोल्ट तक उसको ड्रॉप कर सकते। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। ध्यान से सुन लें, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, नंबर देने वाली है अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आ गया तो। जो पढ़ के जाते हैं केवल उन्हीं के लिए, जो छोड़ देते हैं कि एडवांस में तो आता नहीं, क्या करें पढ़ के, उनके रह जाते हैं नंबर। अभी जनवरी वाली अटेम्प्ट में भी आया था, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देखो। N2 इज ग्रेटर देन N1, तो आपका E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट पावर स्टेशन, और ये पावर स्टेशन पे लगा होगा। N2 लेस देन N1, तो ये वोल्टेज को कम करेगा, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट